आप सभी लोग नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से अदिति क्लासेस के इस समरी सेगमेंट में। जी हाँ, समरी मतलब मैं इस सेगमेंट में आपको उन सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी देने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि चैप्टर 4, ये कक्षा 10 की समकालीन भारत 2। वैसे तो हमारा भारत कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे भारत की एक खासियत है कि हमारे भारत में हर प्रकार की खेती की जाती है। हमारे भारत में आज भी भारत के बहुत सारे हिस्से पे 2/3 हिस्सों पे खेती की जाती है। इस खेती के अनुसार हमारे कई प्रकार हैं जिसमें हम खेती करते हैं। उसी सेगमेंट में नीचे पढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि भारत के अंदर होने वाली खेती की क्या है। तो टॉपिक है भारत में खेती के प्रकार। भारत में खेती वैसे तो कई तरीके से की जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक तरीके से कई प्रकार की खेती में बटी हुई है, जिसमें इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक जिसका नाम है निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक ही हिस्से पे अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेती की जाती है, क्योंकि जीवन निर्वाह कृषि पूरी तरीके से घरेलू लोगों के द्वारा की जाती है और छोटे मोटे जैसे कि जो भी ऐसे जैसे कि डाव हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, फावड़े हो गए, इनकी मदद से की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत परिवार के लोग ही मिलकर खेती करते हैं और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक डिपेंड होती है। कहने का मतलब है कि पानी के लिए बरसात पर डिपेंड होना, खाद्य प्रणाली के लिए खाद्य जैसी चीज जैसे कि गोबर हो गया, इन सारी चीजों के इन चीजों पर डिपेंड होना। तो जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत फैमिली मेंबर्स के द्वारा यानी परिवार के लोग मिलकर ही घरेलू वस्तुओं से खेती करते हैं और ये छोटे से हिस्से में खेती की जाती है। इसी में ही एक शब्द आप सुनेंगे, कर्तन दहन प्रणाली। जी हाँ, कर्तन दहन प्रणाली का मतलब होता है कि खेत के एक छोटे से हिस्से को काट कर साफ करना, फिर उस पे खेती करना और तब तक जब तक कि उसका उपजाऊपन खत्म ना हो जाए। और ये खेती भी घरेलू वस्तु या छोटे मोटे जितने भी उत्पादक कृषि उत्पादक होते हैं उनसे की जाती है। ठीक है, इस खेती की खासियत ये है कि ये खेती स्थानांतरित खेती भी होती है। कहने का मतलब पहले एक जमीन के छोटे से हिस्से को काट कर साफ किया जाता है, उस पे उपजाऊ मिट्टी होने तक उस पे खेती की जाती है, फिर जैसे ही उस मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो खेती स्थानांतरित कर दी जाती है। इस स्थानांतरित खेती को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्रकार की खेती को उत्तर पूर्व राज्य असम, मेघालय, नागालैंड में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इस खेती को दीपा के नाम से जाना जाता है। झूम खेती, इस खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसे वेंडुला खेती के नाम। इसी सीरीज में अब आगे एक टॉपिक है गहन जीविका कृषि। इस कृषि को उस क्षेत्र में किया जाता है जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होती है और उत्पादन का भार अधिक होता है। इस खेती के अंतर्गत रासायनिक वस्तुओं, केमिकल्स और कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों की मदद से जल्द ही कम समय में ज्यादा खेती की जाती है। अगला पॉइंट है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि का मतलब ये होता है कि वो खेती जिसको ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए की जाए। इस प्रकार की खेती में HYV सीड्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अच्छे फर्टिलाइजर मतलब कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर कर अच्छी टेक्निकल तरीके से खेती की जाती है। हमारे भारत में कुछ ऐसे हिस्से जहां पर HYV सीड्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा अच्छी खेती की जाती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रमुख है। भारत के अंदर अपनी खुद की विभिन्नता, कल्चर के हिसाब से अलग अलग स्थान है, जिन स्थानों पे अलग अलग प्रकार की खेती होती है। हमारे भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर स्पेशल सब्जी, मसाले और कई प्रकार की रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है रबी, खरीफ और जायद फसलें। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, जिन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है। इन फसलों में इंपॉर्टेंट है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य फसलें हैं। वहीं पर रबी फसलों में इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि इन्हें उगाया कब जाता है। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आने के साथ ही बोई जाती हैं और ये फसलों का जो समय होता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इन्हें काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर। ये मुख्य फसलें जिन्हें एक अलग सीजन में बोया जाता है। रबी और खरीफ फसलों के बीच में का जो समय होता है उस समय जायद फसलें उगाई जाती हैं। इन जायद फसलों में प्रमुख हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी, ऐसी फसलें जिन्हें तुरंत के तुरंत बेचा जा सके।
मुख्य फसलों में कुछ ऐसी फसलें आती हैं जिन्हें मोटे अनाज की फसलें भी कहते हैं, जिनमें प्रमुख है गेहूं, मक्का, बाजरा और दालें। जायद फसलों के अलावा कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जिन्हें अलग स्पेशल कैटेगरी का नाम दिया गया है। ये फसलों का भी उत्पादन ज्यादातर वाणिज्यिक कृषि यानी कि वाणिज्यिक खेती के लिए किया जाता है। इनमें इंपॉर्टेंट है गन्ना, चाय। भारत इन सभी के अलावा कुछ बागवानी फसलों का भी उत्पादन करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेबों का उत्पादन होता है, वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में अंगूरों का उत्पादन होता है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन वाणिज्य आधार पे तो होता ही है, लेकिन भारत के अलग अलग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इनके उत्पादन भी बटे हुए हैं। तो यदि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत की कोई बागवानी फसलें बताइए, तो उनमें आप बताएंगे जैसे कि सेब, संतरे, लीची, अंगूर इत्यादि। खाद्य फसलों के अलावा खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं जिन्हें खाया नहीं जाता। इनमें इंपॉर्टेंट है रबड़, कपास और जूट। रबड़ का उत्पादन अक्सर उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है और 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, जब जाके रबड़ का उत्पादन होता है। इन सभी को पढ़ने के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। तो आपको अब ये समझना होगा कि अक्सर ये देखा गया है, और यदि आप एक रिकॉर्ड देखें और आपकी बुक में भी मिलेगा कि 1951 से सकल घरेलू उत्पादन कृषि क्षेत्र में बहुत कम रहा है। 2001 से ये देखा गया है कि 63% लोग भारत के आज भी खेती के काम में इन्वॉल्व हैं। जब भी भारत पे किसी भी प्रकार की कोई संकट या विपदा आती है तो कृषि क्षेत्र ही उसमें अपनी अहम भूमिका प्ले करता है। तो भारत के कई राष्ट्रीय मंत्री और कई प्रकार के संगठनों ने ये व्यवस्था की है कि कृषि क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुधार दिया जाए या फिर उसमें अनुमान सुधारित करते दिए जाए। इसीलिए सरकार ने कई प्रकार के कृषि राष्ट्रीय संसाधन खोले हैं, कृषि विश्वविद्यालय खोले हैं और इस प्रकार के संसाधन और इस प्रकार के अनुसंधान रिसर्च सेंटर्स खोले हैं जिनसे कृषि में को इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि में क्या योगदान रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर, या अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान रहता है, तो आप बोलेंगे कि सरकार द्वारा कई प्रकार के अनुसंधान कृषि मंत्रालय खोले गए हैं जो कृषि को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक शब्द सुनेंगे आप, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पे क्या प्रभाव है? तो वैश्वीकरण के बारे में आपको पता ही है कि अब से नहीं, ये भारत आजाद होने से पहले ही वैश्वीकरण और कृषि का एक बड़ा मेलजोल रहा है। भारत में अंग्रेज आए क्योंकि उन्हें यहाँ के मसाले और कई प्रकार की फसलें अच्छी लगी, तो अक्सर उनके जमाने से लेके अभी तक भारत की कृषि को बहुत बड़े लेवल पे भारत के दूसरे देशों में भेजा जाता है धन कमाने के पर्पज से। और 1971 के बाद से ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर देश अब हमारे देश से कच्चे माल को उत्पादित करवाते हैं, अपने यहाँ लेके जाते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाते हैं। तो भारत में कृषि क्षेत्र में अपना एक अहम हिस्सा रहा है और वहीं पर वैश्वीकरण की वजह से आज भारतीय कृषि यानी कि भारत के वो सारे ही कच्चे उत्पादन, ठीक है, जिनसे बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है या कई प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलों का निर्माण किया जाता है, वो सब बन रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे भारतीय कृषि का जो फर्क पड़ा है वो ये है कि ये पूर्ण रूप से आज हम कृषि के ऐसे क्षेत्र को निर्भर या डेवलप कर चुके हैं जो भारत के साथ साथ अन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य देशों की आर्थिक क्रियाओं को भी बढ़ा रहा है। आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो समझने की नीड है वो है ये सारे पॉइंट जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप इसमें रबी खरीफ फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं ये देख लीजिए, किस मौसम में उगाया जाता है ये नोट डाउन कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि रबी खरीफ फसलें क्या हैं और इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही, समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। आपको दी गई ये सारी जानकारी आपको बहुत सुटेबल है, तो प्लीज ये जो लाल बटन आपको दिख रहा है इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए और यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।